लगता है कि मैं 75% ऑफ द टाइम ठीक थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई बंदा ऐसा नहीं है जो मुस्तकिल 100 ठीक हो। हमारा फिर सारा वो बाजी बात रिपीट करेंगी फिर से माजिद? मैंने कहा हम में से अभी जितने लोग रूम में मौजूद हैं, हम 12 लोगों में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो 100% ठीक रहा हो, उसकी कोई ये प्रिडिक्शन गलत ना साबित हुई हो। हर एक किसी एक्सटेंट तक ठीक था, किसी एक्सटेंट तक गलत था। बिल्कुल। तो असल में ये एक्टिविटी हमने यही बात समझने के लिए की थी कि कभी भी जो हमारे जहन का नक्शा होता है ना, वो हकीकत नहीं होता। मसलन कोच समिया ने अगर ये पॉइंट रखा था कि मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, और उसमें एक दो जवाब क्या आए थे कि नहीं भाई ये झूठ है, क्योंकि ये कौन होता है जिसको आइसक्रीम ना पसंद हो, तो आई एम द वन जिसको आइसक्रीम नहीं पसंद। सही। ठीक हो गया कि इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जिनको कुछ हो सकता है हमें पसंद हो और हमारा उसके साथ रिलेशनशिप ऐसा है, जरूरी नहीं कि हर एक का रिलेशनशिप वही है। तो हम जो कुछ भी अपने जहन के अंदर सोच लेते हैं ना, वो तमाम तर चीज ठीक नहीं होती। वो हर एक का सिनेरियो डिफरेंट होता है। फिर एक दो बातें बीच में ऐसी आई कि जैसे किसी ने कहा कि मैं स्विम कर सकती हूँ, तो नहीं आप स्विम नहीं कर सकती, या नहीं आजकल के दौर में कौन ऐसा कर सकता है। कर सकता है भाई, एक्सेप्शंस हर जगह मौजूद हैं। अहम बात क्या है, हम जब भी किसी की बात सुने और जब भी कोई बात सुने, उस बात को हम इतने ओपन माइंडेड अंदाज में सुने, इतने खुले दिलो दिमाग के साथ, कि जो बात हमें कम्युनिकेट की जाती है ना, हम उसी पे फोकस करें, जजमेंटल ना हो उसके बारे में। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्लू बेहतरीन कम्युनिकेशन का ये है कि स्टोरी उतनी सुनी जाए जितनी सुनाई जा रही है। मसलन ये कि अगर किसी ने कहा कि मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, तो यहाँ फुल स्टॉप है, उसके आगे ये नहीं लिखा हुआ कि आजकल के दौर में किसको नहीं पसंद होती। ठीक हो गया? जितनी बात कम्युनिकेट की जाती है उतनी ही बात रखी जाए, उसके साथ दो चार और अपने माइंड की परसेप्शन ना लगाई जाए। किस किस को याद है भाई सीसीएचियंस बोले थे आप, मैप इज नॉट द टेरिटरी, क्या मतलब था इस बात का? जैनब अब्दुल्ला, प्लीज इसको रिपीट करेगा? मैप इज नॉट द टेरिटरी। आकिफा आप कहाँ रहती हैं? लाहौर में? जी, लाहौर में। अगर मैं आपसे कहूं कि लाहौर का नक्शा बनाएं, वजीहा आप कहाँ रहती हैं? बहावलपुर। बहावलपुर। और आज हमारे साथ हिजाब नहीं है, ठीक हो गया? ओके, यहाँ पर कोई और है जो बहावलपुर और लाहौर का हो? नासिरा आप लाहौर की हैं? जी लाहौर। ओके, ऐसा करें, अरवा अरवा, नासिरा और आकिफा, आप तीनों लाहौर का नक्शा बनाएं। अभी आपके पास जो पेपर पेन है ना, आपके दिमाग में जो भी सिचुएशन है लाहौर की, लाहौर का नक्शा बनाएं। वजीहा आप बहावलपुर का नक्शा बनाइए। जी ओके। अब अपने अपने नक्शे स्क्रीन पे दिखाइए। लाहौर का नक्शा दिखाएं पहले, नासिरा, आकिफा और अरवा, अपने अपने नक्शे दिखाएं स्क्रीन पे। भाई हिम्मत कर लो, कोई बात नहीं। ओके जी, डॉक्टर अरवा का लाहौर ऐसा है भाई, उधर ही रखिए अरवा, अरवा उधर ही रखिए। आकिफा आपका लाहौर कैसा दिखाएं? अच्छा जी, ये है आकिफा का लाहौर, ये है अरवा का लाहौर, और नासिरा आपका लाहौर कैसा है?
हमें नजर नहीं आ रहा वैसे। ओके, वो ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, अब ये बताएं, क्या ये तीनों नक्शे सेम है? नहीं। नहीं। हालांकि ये तीनों नक्शे एक सेम सिटी के हैं। अब मैं किसी नक्शे के बारे में ये बात कह सकती हूँ कि ये नक्शा गलत है, दूसरे का ठीक है? नहीं, क्यों नहीं कह सकती मुनज़्ज़ा? क्योंकि हर इंसान ने जिस तरह से लाहौर को खुद परसीव किया हुआ है, वो लाहौर को अपने दिमाग से जैसा बता रहे हैं, वो उसकी परसेप्शन या उसकी, और क्या कह सकते हैं, वो उसकी इंटरप्रिटेशन है लाहौर। वंडरफुली एक्सप्लेन, वंडरफुली एक्सप्लेन, कि जिसने उस चीज को जैसा परसीव किया हुआ है ना, वो उसको वैसा ही बता रहा है। मसलन अगर कोई बंदा ये बात कह रहा है कि मैं अच्छा खाना नहीं बना सकती, तो इसका मतलब है कि वो, उसके जहन के अंदर अच्छाई का कोई मेयार है, और अच्छा का मेयार हर बंदे का डिफरेंट होगा। आपने कभी कहते सुना है अच्छी चाय नहीं बनाती? पता चलता है कि अच्छा, ये तो बहुत अच्छी ट्रक ड्राइवर वाली चाय बनाती है, लेकिन इस बंदे को चूंकि इंग्लिश टी चाहिए होती है ना, इसलिए वो कहती है अच्छी चाय नहीं। और जिसको बहुत उबली हुई चाय चाहिए होती है, वो उसको कच्ची चाय कह रहे होते हैं, जो इंग्लिश टी है। तो ये मयार हर एक फर्द का अलहदा है, इसलिए हम कोई जर्नल रूल नहीं सेट कर सकते किसी भी चीज के लिए। लिहाजा जो बात जितनी कम्युनिकेट की जाएगी, उतनी ही हमने लेनी है और उतनी ही समझनी है। उसके साथ हमने अपने आईआर, अपने फिल्टर्स नहीं मिक्स करने। ठीक हो गया? ओके जी, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की तरफ। अमारा, आप अगर प्रेजेंटेशन रन कर रहे हैं, हमारा है या? हाँ जी, आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन है, इसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि इनहांस किया जाए पार्टिसिपेंट्स के कम्युनिकेशन स्किल्स को, और उन्हें इस चीज के काबिल बनाया जाए कि वो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, जो वो सोच रहे हैं, उसको इफेक्टिवली, मौसर अंदाज में और एफिशिएंटली, बहुत जल्दी से दूसरे पार्टनर को बेहतरीन अंदाज में समझा भी पाए। कहते किसको है कम्युनिकेशन? होती क्या है? क्या ख्याल है? रिफ्लेक्टिव टॉक। बातचीत करने का अंदाज, किसी से भी कोई बात करना, कोई Okay. काम कहना, ये भी कम्युनिकेशन है। जो मैं भी करी हूँ वो भी कम्युनिकेशन है। दो लोगों के Okay, दरमियान और दो लोगों के दरमियान एक बातचीत, बिल्कुल, कम्युनिकेट आप। टू और वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस। हमारा नेक्स्ट स्लाइड करें। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन और आइडियाज, बेसिकली सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन कम्युनिकेशन की है कि वो प्रोसेस जिसके जरिए से कोई भी दो लोग आपस में कोई इंफॉर्मेशन, किसी किस्म की कोई सोच, ख्याल, कोई वाकया, कोई भी चीज एक दूसरे को कम्युनिकेट करता है ना, एक्सप्रेस करता है, एक्सचेंज करता है, उसको कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। रिफ्लेक्टिव टॉक भी इसके अंदर आती है, दूसरे को समझाना भी इसके अंदर आता है, अपने मसाइल बताना भी इसके अंदर आता है, और दूसरे की बात समझना भी इसी के अंदर आता है। यानी एक बहुत वाइडर व्यू है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि किसी का भी अपने ख्यालात, अपनी सोच दूसरे तक पहुंचाना इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन के हमेशा 3 पार्ट्स रहते हैं। वो क्या होते हैं? वो जो हम कहते हैं, दूसरी बात, हम वो बात कैसे कहते हैं, और तीसरी बात, दूसरा बंदा हमारी बात से क्या समझता है। पिछले हफ्ते हमने होमवर्क दिया था कि हम कहेंगे, सब अपना अपना लेटर अपने हस्बैंड के लिए लिखेंगे, हम कहेंगे, कैसे कहेंगे और अगला उसको कैसे समझेगा, इस पे अभी हमने काम नहीं किया था। हमने सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे काम किया था कि हम कहेंगे।
जो चीज है उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। मसलन मसलन ये कि अगर मैं इतनी सी बात समझें कि मैं आपके घर में आपसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हूं, अम्मी हूं, सास हूं, या किसी ऐसे रोल पे हूं जो आपसे बड़ा है, और मैं घर के अंदर आती हूँ और कहती हूँ कि बाहर बारिश हो रही है, आपने कपड़े क्यों नहीं उठाए। इसी बात को एक दफा फिर मैं दोहराती हूँ कि मैं बाहर से अंदर आई हूं और मैं कहती हूँ बाहर बारिश हो रही है, आप लोगों ने कपड़े क्यों नहीं उठाए। इन दोनों बातों में क्या फर्क है? कोई वोकैबुलरी का सेकंड वाली डिफरेंस है बहुत इन गुस्से दोनों से कही बातों में? गई है। क्या आपने वोकैबुलरी बोल का से डिफरेंस था इसके अंदर? गुस्से से बात की टोनालिटी है। का डिफरेंस, टोन का। टोनैलिटी का डिफरेंस था, वरना वर्ड्स का इन दोनों बातों के अंदर कोई डिफरेंस नहीं था। 100% सेम जुमला था, जो हाउ वी से के जरिए से उसका अफेक्ट चेंज हो गया। पहले वाले जुमले के ऊपर आप क्या कहते कि मैं क्या कह रही हूं? यानी जनरल कंसर्न शेयर कर रही है कि भाई कपड़े दोबारा गीले हो जाएंगे या उठा जी लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा वाला जुमला है उसके ऊपर क्या रिएक्शन आना था? कि मुझ पे ब्लेम डाल दिया और मेरे से काम करवा रही हैं, ऐसा ये सब आएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसा ही करा है। दिया। तो जब भी हम कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं तो पहली चीज होती है व्हाट वी से, हमारे वर्ड्स, हम अल्फाज का चुनाव कैसा कर रहे हैं, बात किस अंदाज में कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं दूसरे बंदे से। दूसरी चीज होती है वो टोन ऑफ वॉइस जो हम उस वक्त चूज कर रहे होते हैं उस सेट ऑफ वर्ड्स को एक्सप्लेन करने के लिए। और एक तीसरी चीज होती है कि इस सब के बावजूद वो दूसरा बंदा क्या समझ रहा है उस बात से, दूसरे को वो बात कैसी समझ आ रही है। मसलन अगर मैं पहला जुमला पहले अगर ये जुमला मैं पहले वाले अंदाज में कहती हूं तो आपको मेरी बात से क्या समझ आ रही है? कि आपको फिक्र हो रही है कि भाई धुले हुए कपड़े थे, सूख चुके थे, दोबारा गीले हो गए, अब दोबारा वो प्रोसेस रिपीट होगा सही। सूखने वाला। और अगर मैं दूसरे वाले अंदाज में ये बात कहती हूँ तो आपको क्या बात समझ आ रही है? इल्जाम, ब्लेमिंग, और काम कर, मतलब नौकर नौकर हूं मैं, मुझे ये लग रहा है कि मुझे हुक्म दिया जा रहा है, या फिर ठीक हो गया, ठीक हो गया। या फिर अमूमन अगर बच्चे हो तो वो फौरन कहेंगे मम्मा बड़े गुस्से में, उठो भागो। ऐसा ही होगा रिएक्ट करना। हाँ, ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, रिएक्ट। अगर हम बात करें ना व्हाट आई सेड की, तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं कि हम जब भी बात करें, अफेक्टिव कम्युनिकेशन का फर्स्ट टूल ये है कि बात के अंदर क्लैरिटी हो। क्लैरिटी का क्या मतलब है? नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने कहा ना कि अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने तुम में एक नबी अरबी को उतारा, और फिर कुरान के बारे में भी कहा कि इसको हमने अरबी मुबीन में नाजिल किया। क्यों? उस लैंग्वेज में ये बात करता है जिसके जो एड्रेसी थे ना, उनकी जो जुबान थी। तो अपनी लैंग्वेज के अंदर क्लैरिटी रखना, बिल्कुल क्लियर बात हो, वाज़े बात हो, उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, घुमा फिरा के बात ना की जाए, आसान अल्फाज में बात की जाए। और इसी तरह बिल्कुल लहजों का ताल्लुक भी है कि जैसे अगर कभी किसी से पहाड़ी आपके पास समझने वाला बंदा है तो उसके साथ पहाड़ी में बात कर ले, उसको ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन अगर किसी को समझ अंग्रेजी आती है, उसके सामने आप उर्दू में बात कर रहे हैं, तो क्या ये अक्लमंदी है? इसी तरह अगर किसी को उर्दू समझ आती है और हम उसके सामने अपनी अंग्रेजी झाड़ना शुरू हो जाएं, तो क्या ये अक्लमंदी है? नहीं। दूसरा स्ट्रॉन्ग टूल ये है कि बी स्पेसिफिक।
स्पेसिफिकली क्या चाहते हैं? सही। क्या क्या करे? मसलन कोई मसला हो गया है, कोई चीज हो गया है, मैं तो हमेशा ऐसे करती थी, भाई इस बात को छोड़ दें, आई स्टेटमेंट के बजाय यू स्टेटमेंट पे आए। मुनज्जा, आपको ये काम कर लेना चाहिए। स्पेसिफिक होके बात करें। कुरान ने क्या कहा? हमें कहीं पर भी कुरान ने ये नहीं कहा कि सच्ची बात करो। कुरान ने कहा कूलु कौलन सदीदा, ठीक सीधी वो बात करो जो स्पेसिफिक हो, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए उसमें। तो स्पेसिफिक गुफ्तगू की जाए, दाएं बाएं की बातें घुमाई ना जाएं। जो जो भी चीज कहना चाहते हैं उसको स्पेसिफिकली कह दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूं कि आई अप्रिशिएट योर हेल्प विद द चोर्स टुडे, क्या ये बात समझना आसान है? या फिर मैं ये कहूं कि थैंक्स फॉर डूइंग द डिशेस, इट रियली हेल्प्ड मी। ये ज्यादा अच्छा है, थैंक्स फॉर डूइंग द डिशेस टुडे। थैंक्स फॉर डूइंग द डिशेस। क्योंकि इट वाज इजीली कम्युनिकेटेड, बहुत आसानी के साथ समझ आ रही है अगले को, एफर्ट नहीं की करनी पड़ रही। इसलिए जो बात भी करनी हो उसको स्पेसिफिकली कहें और क्लियरली स्टेट करें। आई स्टेटमेंट के बजाय यू स्टेटमेंट के जरिए से काम करवाएं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड कर लें। दूसरी चीज ये है कि हाउ वी सेड दैट, हम वो बात कैसे कह रहे हैं। जितने भी यहाँ पे सीसीएच किए हुए हैं, आप तो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि हमारे पास एक मॉडल है कम्युनिकेशन का जिसको मेहराबियन मॉडल कहा जाता है, या फिर 73855 रूल भी कहा जाता है। और इसके मुताबिक ये हमें कहता है कि कभी भी पर्सनल कम्युनिकेशन के ना 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो वो वर्ड जो बोले जा रहे हैं, दूसरा वो वॉइस या वो टोन या वो पिच जिसमें बात की जा रही है, और तीसरी चीज है बॉडी लैंग्वेज। अल्फाज का ऊपर भी, और बस में ऐसा ही है ना? सारा आपकी आवाज सारी कट गई थी ये वाली। मैंने कहा, और हमारा सिस्टम ये है कि इवन अगर हमने बच्चे को भी कोई बात समझानी है ना, तो हम लंबे लंबे लेक्चर्स दे रहे होते हैं। बात यह है कि लेक्चर का इफेक्ट कितने % है? 7%। वर्ड्स जो है वो 7% इफेक्ट करते हैं। 7%। आकिफा, अगर आप कैमरा बंद करके देखें शायद आपको आवाज क्लियर हो जाए। अल्फाज का असर तो 7% है। अगर हम जितने भी मर्जी लंबे लेक्चर्स दूसरे को दे देंगे कुछ समझाने के लिए, उस 7% से ज्यादा वो उसका इफेक्ट नहीं ले सकता। दूसरी चीज है 38% क्या चीज असर रखती है? बॉडी लैंग्वेज, टोन। टोन, किस टोन में, किस अंदाज में वो बात कही जा रही है। किस किस किस्म की टोन्स हो सकती हैं? एग्रेसिव होती है, असर्टिव होती है, उसके अलावा डोमिनेटिंग होती है, एक तंजिया गुफ्तगू वाली एक होती है, एक थोड़ी मोहब्बत और बिल्कुल शफकत वाली भी होती है, एक कमांडिंग होती है। सही, यानी बहुत सी किस्मों की टोन्स भी होती हैं। तो अपनी टोन को सेट करने से हम 38% इम्पैक्ट ला सकते हैं अगले की जिंदगी में। अगर वो जो होमवर्क दिया था पहले दिन, उसके ऊपर जरा रिफ्लेक्टिव टॉक करें, तो उसमें आपने वर्ड्स का चुनाव तो यकीनन अच्छा किया होगा। इस 38% पे फोकस किया था। लेटर लिखने पे जो लेटर लिखा था उसमें इस 38% को फोकस किया था कि हमारी
बात की टोन भी बहुत नरम हो, ऐसी बासर हो कि वो 38, वो सिर्फ हमारा खत 7% ही ना रह जाए। ओके जी जी नासिरा, clear। कैमरा बंद करके बेशक अभी आप सुन लें, अभी तो स्लाइड्स ही चल रही हैं। तो उस 7% के ऊपर फोकस करने के साथ साथ हम अपना फोकस इस 38% के ऊपर, जो कि टोन ऑफ वॉइस है, हमारी जिस लहजा जिसमें हम बात कर रहे हैं वो है, उसके ऊपर लाएं। और एक तीसरा हिस्सा भी होता है इस बेटर कम्युनिकेशन का, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, विच असर कितना है इसका? 55%। 55%। 55%। इसका क्या मतलब है? कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब नबी अलैहिस्सलाम गए थे सुलह हुदैबिया पे, सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने अपना जानवर क्यों ज़िबा किया था? याद है ना वाकया? उन्हें इजाजत नहीं मिली थी उम्रा करने की, फिर नबी साहब ने कहा था कि चलो जो जो जानवर लाए हुए हैं सब कुर्बान कर दो। हजरत अम्मी सफिया ने कहा था कि अल्लाह के नबी सबसे पहले आप अपना कुर्बान करें, फिर बाकी करेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम बाहर निकले और उन्होंने अपना जानवर कुर्बान किया, और उनकी देखा देखी फिर तमाम सहाबा ने अपने जानवर कुर्बान कर दिए। क्यों? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम बच्चे को नसीहत करते रहें, हम हस्बैंड से कहते रहें कि वी लव यू, हम आपके बहुत फर्माबरदार हैं, लेकिन जब वो हमसे थोड़ी सी सेक्रीफाइस मांगे तो हमारा एक्शन उसके मुखालिफ हो। तो जो बात हम कहना चाह रहे हैं उसको हम अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी, मैं अमूमन इस चीज के अंदर नमाज की मिसाल भी देती होती हूँ कि कभी सीधे खड़े होके और सीने पे हाथ बांध के नमाज पढ़ना, और एक झुकाव के साथ झुक के और फिर सीने पे हाथ बांध के, क्या इन दोनों पोस्चर्स में फर्क है? नमाज तो अदा दोनों सूरतों में हो जाती है, लेकिन एक के अंदर वो बॉडी पोस्चर भी वही कह रहा है जो जुबान कह रही है, और दूसरे के अंदर जुबान कह रही है 5% 7% इफेक्ट जा रहा है, लेकिन बाकी का नहीं जा रहा। तो जब भी कोई बात कहनी है तो ये 55% जो बॉडी लैंग्वेज है ना, इसको अपने साथ हाजिर करके बात करनी है। इसके ऊपर एक एक्सरसाइज हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम ये सारा तरह कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारा अगली स्लाइड कर लें। हाँ जी, इससे भी अगली, एक वर्बल कम्युनिकेशन होती है और एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है, और हमारा इससे भी अगली कर लें। वर्बल कम्युनिकेशन की ये है कि जो बातें हम कहते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो है जो हम, हमारी टोन, बॉडी लैंग्वेज और ये चीजें। अच्छा जी, अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि अब जो भी चीज कम्युनिकेट की जा रही है ना, वो चाहे आप इन तीनों फिल्टर से गुजार के कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज 55% भी है, 38% ये 33% टोनालिटी भी अच्छी है, और 7% आपके ये अल्फाज का चुनाव भी समझे बेहतरीन है। इसके बावजूद भी अगर आप अपनी कम्युनिकेशन 100% करके भी गुजार देते हैं ना अगले तक, फिर भी ये पॉसिबल है कि आपकी बात जो आप आगे कर रहे हैं वो उस अंदाज में ना समझी जाए जिस तरह आपने समझाया है। क्यों? उसके पीछे ये वजह है कि हर एक के जहन के अंदर उस चीज का कोई मैप होता है। आई एम सॉरी कोच समिया, मैं बार बार आपकी मिसाल ले रही हूँ, असल में मिसाल बड़ी अच्छी थी इसलिए मैंने आप यही ली। आइसक्रीम के मामले में हर एक के जहन के अंदर ये मैप बैठा हुआ था कि आइसक्रीम किसको नहीं पसंद होती। जी तो जी। आपने उस मैप का इस्तेमाल करते हुए उस बात को रद्द किया कि नहीं भाई ये बात गलत है। हो सकता है कि करने वाला वाकयातन यही, अब मैं अगर आपसे कह रही हूँ कि मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, तो नहीं पसंद,
अब आप अपने मैप का इस्तेमाल उसमें क्यों कर रहे हैं? इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि जब हमसे कम्युनिकेट किया जा रहा हो तो हम अपने मैप्स के जरिए से किसी की माइंड रीडिंग ना करें, और ये ले जाओ। उतनी ही बात समझे जितना वो समझाना चाह रहा है। दूसरी बात ये कि जब हम बात करें और वो ठीक ना समझी जाए तो हमें समझ आए कि हाँ, हर एक के मैप ऑफ वर्ड होते हैं। लोग हकीकत को भी तोड़ मोड़ के कबूल करते हैं। जैसा कि इस डायग्राम में आपको समझ आ रहा है कि कोई भी मैप है या कोई भी हकीकत है, कोई भी बात जो आप कर रहे हैं, वो अगले के जहन में जितने फिल्टर्स होते हैं, वो कल्चरल फिल्टर्स भी होते हैं, वो नॉर्म्स भी होते हैं, वो जजमेंट्स भी होते हैं, वो जनरेशनल गैप्स भी होते हैं, वो प्रोग्रामिंग्स भी होती हैं। वो उसकी तमाम सेंसेस के लेंस से गुजर के ही उसके दिमाग में एक तस्वीर बनाती है। जरूरी नहीं कि जहन के अंदर बनी हुई तस्वीर हकीकत में हमें दिखने वाली तस्वीर के बिल्कुल एक जैसी हो। लिहाजा अगर हम चाहते हैं ना कि अगर हम किसी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझें, तो कोचेस को क्या सब सिखाया जाता है इसके लिए? क्या करें? कि दूसरों की पोजीशन में जाएं, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में जाएं, फिर 3 में, मतलब बिल्कुल परसेप्शुअल पोजीशनिंग करें। इसलिए कि अगर आप समझते हैं ना कि आपका फिल्टर काम ना करे इस पोजीशन पे, तो अपनी पोजीशन चेंज करके देखें। कभी उस बंदे की जगह पे आके खड़े होके देखें जहां से आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कभी एक थर्ड पर्सन की नजर से देखें। अब आपके फिल्टर्स काम नहीं करेंगे तो आप उस चीज को, उस बात को ज्यादा अच्छे अंदाज में समझ पाएंगे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड कर दें। नहीं, ये तो पीछे की आ गई, अगली। अच्छा, दो चीज समझी जाती है हमारा। आप उल्टी चला रही हैं स्लाइड्स, आगे जाएं पीछे नहीं जाएं? नहीं नहीं, इससे आगे नहीं, आगे। और आगे, और ये, हाँ जी। अब एक बीच में से मिस हो गई, इससे पीछे। हाँ जी, बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स की बात करने से पहले एक बात हम और करते हैं कि व्हाट इज अंडरस्टूड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जब भी करनी है ना, तो लाजिम है कि एक्टिव लिसनिंग की जाए। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? यानी पूरी बात को तवज्जो से और गौर से सुनना, या दूसरे की बात को तवज्जो और गौर से सुनना, इसको एम्पैथेटिक लिसनिंग भी कहते हैं। यानी आप दूसरे की बात सुनना चाह रहे हो। मसलन अगर कोई ये कह रहा है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हम उसके लिए एक एम्पैथी रखें कि अच्छा, तुम्हें अच्छा नहीं लगता। ये कब होगा? जब हमारे पास इमोशनल अवेयरनेस होगी मौजूद। एक बंदा कह रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता, हम क्या, कोई बात नहीं, खैर है, नहीं भाई, उसको अच्छा नहीं लगता तो नहीं लगता ना। इमोशनल अवेयरनेस होना जरूरी है, क्योंकि उसका कितना अफेक्ट होता है लाइफ में, हम ये बात जानते हैं। दूसरी चीज इस एम्पैथेटिक लर्निंग के लिए जरूरी है कि स्ट्रेस मैनेज्ड हो। जब सुनने वाले की स्ट्रेस मैनेज नहीं होगी ना, तो वो जो बात कर रहा है उसके लिए अच्छा लिसनर भी नहीं बन सकेगा। तीसरी बात, जो नबी अलैहिस्सलाम के हम तरीके में भी देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे बात करते थे, मुकम्मल उसकी तरफ मुड़ के आई टू आई कांटेक्ट बना के और मुतवज्जो होकर उसकी बात सुना करते थे। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि क्यूरोसिटी अपने अंदर रखी जाए, सवाल, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, और उसकी बात के ऊपर रिफ्लेक्टिव, अच्छा इसका मतलब है कि फिर कल ना जाया जाए, आपकी ये मतलब है। और जहां पर पीछे हम बात करके आए कि एक चीज होती है अल्फाज और दूसरी चीज होती है वो सेट ऑफ
एक्शंस जो उसके साथ, बॉडी लैंग्वेज जो उसके साथ शामिल होती है, उसके मुताबिक बात करना। तो अब यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज के अंदर जितने क्लूज दूसरा दे रहा है ना आपको, आप उसके क्लूज लें और उसके मुताबिक बात करें। मसलन सीसीएच में आप लोगों ने ये वाली बात भी पढ़ी होगी कि अगर कोई अपनी आंखें ऊपर लेफ्ट साइड पे करता है तो इसका क्या मतलब होता है। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब जब मैंने अपना लाइट कहा था ना, तब मैं अपनी आंखें जानबूझ के कंस्ट्रक्ट साइड पे लेके गई थी कि ये आपके लिए क्लू होगा कि आपने तो ये वाली बात पढ़ी हुई है कि जब भी कोई बात कंस्ट्रक्ट की जाती है तो आंखें इधर जाती हैं। या अगर कोई बंदा बहुत फिजिट है तो, और वो कह रहा है कि नहीं मैं तो रिलैक्स हूं, मैं ठीक हूं, तो हमें बॉडी लैंग्वेज के क्लूज समझने हैं उसके। क्यों? क्योंकि 55% ऑफ कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के जरिए से हो रही है। ठीक हो गया? अच्छा जी, बैरियर्स क्या होते हैं कि दूसरे की बात समझने नहीं दे रहे होते हमें, या हमारी बात किसी को समझ नहीं आ रही होती। फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं, मसलन डिस्टेंस है, वो दूर है, शोर है, बात क्लियर नहीं है। इमोशनल बैरियर्स भी होते हैं, मसलन अगला बंदा स्ट्रेस में है, आपने बात इतनी गलत नहीं की थी, आपने बात ठीक ही कही थी, लेकिन वो उसको लग गई। एंगर, कहने वाला या सुनने वाला दोनों में से कोई भी एंगर में है तो बात वो सिर्फ ये करना चाहता है कि बाहर से कपड़े उठा लो, लेकिन इस बैरियर से गुजर के जब वो बात आएगी तो वो कुछ और बन चुकी होगी। जो अभी मुनज़्ज़ा ने कहा कि वो ब्लेम फील हो रही है। फिर कुछ कल्चरल बैरियर्स भी होते हैं। कल्चरल बैरियर्स क्या होते हैं? जैसे मैं पठान हूँ, मेरे ससुरालिया बासी में, तो हमारा कल्चर बहुत डिफरेंट है। एशियन बिल्कुल, और लैंग्वेज के डिफरेंसेस, नॉर्म्स के डिफरेंसेस, ये बहुत ज्यादा कल्चर डिफरेंट कर देते हैं। एक बंदे के लिए वो बात रहती नहीं। मसलन मेरी जब शादी हुई ना, तो मेरे घर में तो कल्चर ही नहीं था चारपाइयों का, तो मुझे तो पता ही नहीं था ना कि चारपाई पे कहाँ बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, कि मतलब चारपाई पे बैठना भी कोई आर्ट है, ये तो मुझे शादी के बाद पता चला। जब मुझे ये बात कम्युनिकेट की गई तो मुझे इतनी हैरत हुई कि अल्लाह, ये तो मैंने कभी, मतलब मैं कभी सोच के भी नहीं मैं यहाँ तक पहुंच सकती थी कि चारपाई की वो साइड जहाँ पे रस्सियां होती है ना, वहां पे बड़े को नहीं बिठाते। बड़े को हमेशा साइड पे बिठाते। ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं। अच्छा जी, अगली चीज है परसेप्चुअल बैरियर्स भी होते हैं। मसलन ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग, अगले ने वो बात की नहीं, आप उससे आगे एज्यूम कर लें। वो कह रही है कि मुझे नहीं खाना, इसलिए कि ये मेरे घर खाना खाना ही नहीं चाहती। वो कह रहे हैं मुझे भूख नहीं लगी, ये जरूर बाहर से कुछ खा के आए हैं। एजम्पशंस, अपने आप को भी और अपने इवन बच्चों को भी, माओ को सिखाने का फायदा ये होता है कि ऑटोमेटिकली पूरा खानदान एक चीज सीख रहा होता है। मिसअंडरस्टैंडिंग और एजम्पशन से अपने आप को बचाना। और एक और बैरियर भी होता है टेक्नोलॉजिकल, जो इस वक्त बहुत सारे लोग फेस कर भी रहे हैं कि कनेक्शन अच्छा नहीं है, आधी आधी बात कट रही है, क्लियर नहीं हो रही बात, या फिर अनफेमिलियर टूल्स हैं, टूल्स बहुत अच्छे तरीके से नहीं पता, जूम के, व्हाट्सएप के, किसी उसकी वजह से हमें बहुत सारी बातें कहने में रह रही हैं। कोच एक बात पूछ रहा है, जितनी देर में मेरा माइक अनम्यूट होता है बात आगे की आगे चली गई होती है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी के भी बैरियर्स हैं। हमारा नेक्स्ट स्लाइड कर दें। कीज फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कैसे जाए? सबसे पहली बात तो यह है कि इफेक्टिव एक्टिव लिसनिंग हो,
जो हमने पीछे बात की कि जो नबी अलैहिस्सलाम का तरीका था बात करने का, कि आई टू आई कांटेक्ट, आप जब किसी से बात कर रहे हैं ना, उसको भी ये बात पता चले कि हाँ मुझसे बात की जा रही है। आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी ये वाली जाहिर कर रही हो। इवन बच्चों से बात करने में कहा जाता है कि आप झुक के बच्चे के आई लेवल पे आए। और इवन ये आजकल स्क्रीन एडिक्शन के बाद बहुत ज्यादा ये बात की जाती है कि जब भी आप किसी से ऐसी बात कर रहे हैं ना, तो आपका फोन आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। आप बेशक यूज नहीं कर रहे, लेकिन फोन आपके हाथ में है, तो इसका मतलब है कि आप दूसरे को साइन दे रहे हैं कि नहीं, मैं आपकी बात मेरे लिए सेकेंडरी पोजीशन रखती है, प्राइमरी मेरे लिए फोन ही है। इसलिए जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बात, कोई अहम बात आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमेशा अपने फोन को आउट ऑफ साइट कर दें, वो आपकी और दूसरे की नजर में ना आए। इसीलिए कहा यह जाता है कि बेडरूम के अंदर स्पेशली स्क्रीन टाइम नहीं कर देख लेना चाहिए। सेकेंडली, क्लैरिटी होनी चाहिए बात के अंदर। जो बात कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, आसान अंदाज में। ये एजम्पशंस नहीं होंगी, वरदा मैं देखती हूँ ग्रुप चैट पे आपने क्या लिखा है। क्लैरिटी एंड कॉन्शियसनेस, हमें मुकम्मल तौर पे पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं, और जो बात हम कर रहे हैं उसको हम क्लियर तरीके से कहें, वाज़े अंदाज में। मसलन ये कि अब अगर आपने मुझे मेरी तारीफ ना की ना, तो फिर देखना। इस जुमले में मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रही हूँ कि आपको तारीफ करें, आप मेरी तारीफ करें। मेरा दिल चाहता है आप मेरी तारीफ करें, मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरी तारीफ करते हैं। तो क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखें। तीसरी चीज है ओपन माइंडेडनेस हो। अगर कोई बंदा बात रख रहा है, उसकी बात को समझा जाए, वो ऐसा कर क्यों रहा है, आपको नहीं समझ आ रही, आस्क क्वेश्चंस, सिंपली पूछें कि अच्छा इसका क्या मतलब है, आपने जो ये बात कही आप कहना क्या चाह रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मेज पे कोई खाना लगा है, अब कोई आके बैठा है और अब आपको ही कोई कह देता है अभी रुक जाए, अभी ना बैठे। अब इस बात का क्या मतलब है? या आप बाद में खा लेना। एक कि तो वो चाह तरीका रहे ये हैं कि मैं एज्यूम करके कोई चीज अपने दिमाग में बना लूं। ठीक तरीका क्या है? सवाल पूछ लो उसी वक्त कि आपने ऐसे क्यों सवाल कहा। पूछ ले। हाँ, क्या आप ऐसा क्यों चाह रहे हैं? कोई और चीज हम्म, चाहिए आपको अंदर से? या मैं हम्म, रोटी और ला दूं, रोटी कम है? हम्म, या मैं पहले बाउल्स रिफिल कर लूं? या यहाँ गर्मी ज्यादा है? बजाय एज्यूम करने के आस्क क्वेश्चंस। अगली चीज है कि फीडबैक दी जाए। आप मसलन ये कि मैं कोई बात कर रही हूं, आप मुझे वापस फीडबैक दे रहे हैं ना, मेरी बात के अंदर वो वापस छोटे छोटे चंक्स देके, इस वक्त मुनज्जा और जैसे युमना ने बीच में मुझे फीडबैक दिया ना, तो मुझे समझ आ गई कि मुनज्जा और युमना मेरी बात को बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं। बाकी सब भी सुन रहे हैं, लेकिन वो मुझे फीडबैक नहीं दे रहे। मुनज्जा और युमना मुझे फीडबैक भी दे रहे हैं कि वो बात को समराइज साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा, यानी तवज्जो से सुनना चाहिए, सवाल पूछ लेने चाहिए। उसको पैराफ्रेज कर रहे हैं, बार बार दूसरे अंदाज में उसी बात का तज़किरा कर रहे हैं। आखिरी चीज क्या है? एम्पथी। जब तक एम्पथी नहीं होगी ना, दूसरे की कम्युनिकेशन 100% वैसे समझना पॉसिबल ही नहीं है। एम्पथी कैसे आती है? अपनी स्ट्रेस को मैनेज करके, खुद इजी रहेंगे। मसलन बीवी सारे दिन की थकी हारी है, अब वो फैमिली टाइम मिला कमरे में, अब खामद एक बात कह रहा है तो रात में लड़ाइयां ही हो रही हैं। वजह क्या है? एम्पैथी तो है, लेकिन स्ट्रेस मैनेज ही नहीं है। जब स्ट्रेस नहीं मैनेज, तो जाहिर है फिर वो एम्पैथी का इजहार भी नहीं हो रहा।
मैम प्लीज डिफाइन एम्पैथी। जी, एम्पैथी क्या होता है? कोई फीलिंग्स को बताना समझना, चाहेगा? जी, दूसरे इंसान की feelings को समझना। दूसरे इंसान को समझना। जी, आकिफा कुछ कह रही थी? जी कि जितना दूसरों काइंड, सॉरी, दूसरों के पर्सपेक्टिव को आप आइडिया लगा लेना कि यार उसकी पोजीशन का आइडिया लगा लेना। ठीक हो गया। वरदा कुछ कह रही थी? दूसरे की मतलब दूसरे के शूज में जाके देखना, जैसे जितने काइंड हम अपने साथ होना चाहते हैं उतना उसके साथ होना। हमदर्दी करना। बिल्कुल, हमदर्दी, यानी खुले दिलो दिमाग के साथ दूसरे की सिचुएशन को कबूल कर लेना एम्पैथी है। वो ये बात कह रहा है तो हाँ, उसके लिए जरूरी होगी, उसके लिए यहाँ पर इसकी कोई जरूरत होगी। दैट्स एम्पैथी। ओके, हमारा नेक्स्ट कर दें। ओके जी, एनी क्वेश्चन? कोई बात, कोई चीज इसमें आपका कोई सवाल हो? भाई मैंने तो सुना है मर्दों वाली साइड पे तो बड़े सवाल होते हैं जी। एक सवाल है मेरा, ये जो अभी हमने एम्पैथी वाला पॉइंट डिस्कस किया, एग्जांपल जुमना यमुना, आपकी आपकी आवाज नहीं आ आवाज रही। कट रही है, अब आ रही है आवाज? बहुत हल्की सी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये जो लास्ट पॉइंट और स्ट्रेस मैनेज करने वाला, एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन कर दें कि हम एम्पैथी से अपना स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं। असल में एम्पैथी से स्ट्रेस नहीं मैनेज कर सकते, हम स्ट्रेस मैनेज करने के जरिए से एम्पैथी शो कर सकते हैं। मसलन ये कि जब हम स्ट्रेस में होंगे तो हमारे वो फिल्टर्स बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रहे होंगे ना, जी, इसलिए हम अपने स्ट्रेस को ऐसा मैनेज रखें कि जब हमारे सामने कोई सिचुएशन वैसी आए कि हमने किसी और को समझना है। इसकी मिसाल मैंने आपको दी, अमूमन रात के वक्त में क्यों मियां बीवी की लड़ाई होती है बहुत, वो कम्युनिकेशन का टाइम होता है जिस टाइम पे वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और उस टाइम के ऊपर चूंकि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सारे दिन की थकावट लिए हुए आते हैं, तो वो थकावट जो है ना वो उस एम्पैथी को डेवलप नहीं होने देती, मैं इस क्योंकि पे वो कुछ दिन भर। जी जी, जी, आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मेरे जहन में भी एक बात थी इससे रिलेटेड। जी, कि वो दिन भर की जो थकावट है ना, वो अब हस्बैंड कह रहा है यार आज जो है ना बच्चों ने बड़ा शोर किया, बजाय इसके कि ये बात समझी जाए कि खावंद यही चाह रहा था कि बच्चे बच्चे शोर बहुत करते हैं, उनको मैनेज किया जाए, हम फौरी तौर पर ये समझे हाँ भैया आपको घर में तो सब हमेशा शोर ही नजर आता है ना। अमूमन इस किस्म के रिस्पॉन्स क्यों आ रहे होते हैं? क्योंकि वाइफ खुद स्ट्रेस में थी और इस वक्त वो परसीव उन फिल्टर्स के बगैर बात नहीं सोच पा रही, इसलिए अपने स्ट्रेस को, अपने एक्सर्शन को जब बैलेंस करेंगे ना, और इसमें रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है। जो पिछले होमवर्क्स थे वो इसीलिए दिए गए थे। किस किसने वो होमवर्क किया था, वो मैट्रिक्स वाला? समझ आई थी कि वो क्या मैट्रिक्स है? जी जी, जी किया था। अच्छा, उस मैट्रिक्स का अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई किस किसने किया? मैंने किया और आकिफा उससे भी ने। मेरे काम जो है डन होने लग गए अल्हम्दुलिल्लाह। वंडरफुल। वो टूल इसीलिए दिया था ताकि उसको अपने टाइम टेबल के अंदर अप्लाई करें कि जो अर्जेंट काम है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको कब करना है, जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है उसकी प्रायोरिटी क्या है, और कैसे अपने काम टाइम टेबल के अंदर मैनेज करने हैं कि कभी भी आप अर्जेंट के अंडर कोई काम ना आपके बचे।
हम्म। लिहाजा इन टूल्स को जब तक अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका फायदा नहीं होगा। सो समरी इज, जब स्ट्रेस मैनेज होगी तो ही कम्युनिकेशन अंदर एम्पैथी डेवलप होगी, हम दूसरे की बात समझने के काबिल होंगे, क्योंकि हमारे फिल्टर्स उस वक्त मिनिमल होंगे। कोई और बात करनी हो? जी मैम, आपने अफेक्टिव कम्युनिकेशन में कहा था कि बी स्पेसिफिक, तो जी किड्स के साथ ये जो टूल है इसको किस तरह अप्लाई किया जाए, क्योंकि उनको मतलब कोई बात भी उनको समझाने के लिए इट टेक्स टाइम, हमें डिफरेंट टूल्स यूज करने पड़ते हैं, अपना टोन ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो फिर ये कैसे अप्लाई होगा? स्पेसिफिक हम कैसे रहेंगे, सीधी बात कैसे करेंगे हम? मसलन ये कि मैंने अभी कुछ अर्सा पहले ही की बात है कि एक बंदे को कहते हुए सुना, मैं खुद भी कहती होती थी वैसे, कि बेटा अब अगर मैं किचन से वापस आई और ये कमरा पूरा ऐसे उल्टा हुआ ना तो फिर देखना जरा। ओके। भाई बच्चे को फिर देखना नहीं समझ आता, आप उसको सीधी बात बोले कि बेटा जितनी देर में मैं किचन से होके आ रही हूँ ना, मेरी वापसी तक सारा कमरा क्लीन होना चाहिए। क्या मैं यही बात रही हूँ, लेकिन एक और अंदाज में कह रही हूँ। दूसरा जुमला मेरा स्पेसिफिक है कि मैं स्पेसिफिकली उनसे चाहती हूँ कि कमरा क्लीन हो जाए, और पहला जुमला ये कह रहा था कि फिर देखना। अब बच्चे को ये नहीं समझ आ रही कि देखना है या काम करना है। ठीक हो गया? जो जो ठीक चाह है। रहे हैं उसको क्लियरली स्टेट करें। हम्म। अच्छा, अब सही। हमारी अगली एक्सरसाइज बड़े मजे की है। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। हमारा कोई बात कर रही थी बीच में। मैं वो एम्पैथी के लिए मैनेज स्ट्रेस वाली जो बात थी ना, उससे मैं ये बात कह रही थी कि हर किसी की अपनी बकेट होती है टू हैंडल स्ट्रेस। तो अगर हमारी फुल भरी रहेगी तो फिर हम एम्पैथी कैसे कर सकेंगे, दूसरे का कैसे शेयर कर सकेंगे ना, तो उसको अपनी को खाली करना जरूरी है ताकि जगह मैनेज हो सके और दूसरे से आप ले सकें। सही। युमना, हम 5:45 पे असर ब्रेक लेंगे 6 o'clock तक, और फिर 6 o'clock जब हम आएंगे तो फिर हमारे साथ मेल पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। अच्छा, अभी आप में से किसी के पास, यानी मैं खुद नकाब उतारना चाह रही हूँ, क्योंकि अब जो एक्सरसाइज है उसमें आप मेरा चेहरा देखेंगे तो आपको समझ आएगा। इसलिए अगर आपके पास कोई ऐसी जगहों पे बैठा है कि जहाँ पे बेपर्दगी हो सकती है तो प्लीज आप थोड़ा सा वो जगह चेंज कर लें। बड़े मजे की है भैया एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज पे तो मैं खुद भी बड़ी एक्साइटेड हूँ। हमारा ये बेशक स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दें। मैं अब आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपने मुझे बताना है कि ये स्टोरी कैसी थी। ठीक हो गया? जी। मैं हमेशा पहाड़ी पे मौजूद वीरान हवेली की तरफ माइल रहती हूँ, जिसके बारे में मशहूर है कि इसके साबिक मालिक अजीबो गरीब करोड़पति, फिल्दी रिच, वो जैसे कार्टून्स में होते हैं ना, हेल, वो क्या थी वो जिस गोल्डन बालों वाली जो अमीर माँ बाप के पास पैदा हुई थी, बिल्कुल वैसा महल। हाँ, रुपंजल। इनका नाम है मिस्टर स्मिथ, और मिस्टर स्मिथ का भूत कितने अरसे से उनके इस जिस्म को जमीन के अंदर दफना चुका था। वो जैसे टॉम एंड जेरी नहीं, कभी एक दूसरे को दफन करता, कभी दूसरा पहले को दफन करता और फिर उसके ऊपर नाचता। एक अंधेरी तूफानी रात को मैंने हवेली की तफ्तीश करने का फैसला किया। मैंने कहा भाई जाके देखते हैं, उसको राजों को खोलने की कोशिश करते हैं, जैसे बिल्कुल टॉम एंड जेरी एक दूसरे के घर में टिन 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 घुसते हैं ना, ये देखते हैं, वो देखते हैं, सब कुछ। जैसे ही मैं अंदर घुसी, मुझे एक पुरस्रार खत मिला, जैसे समझें कि किसी विच ने मुझे कोई खत लिखा जो मेरे नाम था। मुझे तो देख के हंसी आ गई।
खबरदार। और मुझे खबरदार करते हुए अभी अभी वापस लौट जाने का हुक्म दिया, वापस चली जाओ। मैंने भी कहा, लेकिन मेरा तजस्सुस गालिब आया। मैंने कहा नहीं भाई, टॉम भी कहाँ रुका था, मैं भी आगे जाऊंगी। और मैं जवाब तलाश करने जुस्तजू में आगे से आगे ही बढ़ती चली गई। टिन 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 टिन, मजीद आगे, मजीद आगे, मजीद आगे। जैसे जैसे मैं हवेली के अंदरूनी हिस्सों में गई, मुझे हर किस्म की अजीबोगरीब और डरावनी चीजें नजर आने लगी। वो जैसे कार्टून्स के अंदर नहीं, कहीं पे वो मकड़ा चिपकाया होता, कहीं पे थोड़ा सा कचरा पड़ा होता, और वो झाड़ू। मुझे तो देख के बहुत अजीब लगने लगा। और जनाब वो खौफनाक तस्वीरें, और जनाब खौफनाक किस्म के जानवर और उनकी शक्लें। लेकिन जो चीज मुझे तहखाने में मिली ना, उसके लिए तो मैं बिल्कुल ही तैयार नहीं थी। क्योंकि नीचे उतरते हुए मुझे आवाज आई, टड़न 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 टड़न। एक पोशीदा लेबोरेटरी जिसमें अजीबोगरीब तजर्बात और एक पुरअसरार किस्म का जानवर पड़ा हुआ था। मैंने कहा ओ, ये तो पिंक पैंथर है। अचानक मैंने ऊपर से कदमों की आवाज सुनी, टिन 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 टिन, जो हर गुजरते लम्हे के साथ तेज होती जा रही थी। टिन 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 टिन। मुझे वहां से जल्दी निकलना था, लेकिन जैसे ही मैंने जाने के लिए मुड़कर देखा, मिस्टर स्मिथ का भूत, जैसे वो स्केलेटन होता है, मुझे एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ घूरता हुआ मिला। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पांव ऐसे भारी हुए जैसे वो जमीन में ही धंस गए हो। अगले ही लम्हे मैं वक्त के एक ऐसे टाइम में फंस चुकी थी कि वहां पर वही खौफनाक लम्हे मुझे बार बार देखने पड़ रहे थे। और मैं हमेशा उस लम्हे को कोसती हूँ जब मैं उस हवेली के अंदर गई थी, वो वीरान पुरअसरार हवेली जिससे बाहर निकल नहीं सकी। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, मैंने आपको क्या स्टोरी सुनाई है? एक्सप्लेन करो। अगर सिर्फ इमोशन बताएं, मैंने क्या फनी स्टोरी सुनाई है आपको, सैड स्टोरी सुनाई है स्टोरी आपको? तो स्केरी सुनाई है, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस में थोड़ा ना लाफ्टर भी था ठीक हो इन अ गया। वे। वरदा तो अपनी हंसी रोक रही है भाई। बेसिकली ये एक हॉरर स्टोरी थी हकीकतन, लेकिन जिस स्टाइल से आपने बताया तो वो एक कॉमेडी स्टोरी लग रही थी। ठीक हो गया। नासिरा, आपको क्या लग रहा है? मुझे तो ये हॉरर स्टोरी का ही प्लॉट लगा, लेकिन बीच में आपका ये हंसने वाला अंदाज जो है ना, ये इसको लाइटर नोट दे रहा था प्रोबेबली। ठीक हो गया। एक दफा फिर मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ।